why only certain compounds form coordination complexes and दूसरा why coordination complexes, यानी जो इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्यों होती हैं। तो वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। And number third was why coordination compounds have certain magnetic properties and optical properties. And one more, he also could not explain why the coordination compounds are colored, है ना। आज आप सब जानते हो कि कलर क्यों होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को सर्टेन कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, यानी सर्टेन एलिमेंट ही बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये विशेषता होती है कि उनकी डी ऑर्बिटल खाली होती है जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के रख सकते हैं, इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आज की बात है। उस समय की बात क्या थी, वर्नर को ये नहीं पता था एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक शेप। इतना तक तो उन्होंने बता दिया था कि जो शेप होता है वो पॉलीहेड्रा के कारण होता है, बट क्यों होता है ये नहीं बता पाए थे वो। ये आज आपको पता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं, जिसके कारण कि उनमें शेप होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी प्रपोज की गई दैट वाज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो भी परफेक्ट नहीं थी। इसके बाद एक और नई थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज आल्सो नॉट परफेक्ट। उसके बाद आई लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो लिगेंड फील्ड थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, आपको फिलहाल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक पढ़ना है। तो पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये प्रपोज किया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो मेटल एटम है उसका वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होने के बाद में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड्स के साथ में ओवरलैपिंग करती हैं और लिगेंड उनको इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है मेटल एटम का, मतलब इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेटल एटम टू ऑर्गेनाइज या टू मेक अवेलेबल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर द सेंट्रल मेटल फॉर द लिगेंड। मतलब लिगेंड्स के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी है, मेटल की है। कितने लिगेंड से उसको रिएक्शन करना है यानी कितने लिगेंड से ओवरलैपिंग करनी है, उतनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द मेटल यानी सेंट्रल मेटल एटम विल मेक अवेलेबल बाय हाइब्रिडाइजेशन, यानी सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन से। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करना है, उसमें वो हाइब्रिडाइजेशन में ns ऑर्बिटल को यूज कर सकता है, np ऑर्बिटल को एंड nd ऑर्बिटल को या तो यूज करेगा या फिर ns np एंड n-1d ऑर्बिटल्स को यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये कहा गया। ठीक है, यानी कि क्या कंसेप्ट आया कि बैलेंस जो है बैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, और बैलेंस शेल में
मेटल के वैलेंस शेल में हाइब्रिडाइज जितना भी ऑर्बिटल है या तो n-1 d ns एंड np हाइब्रिडाइज्ड होंगी सुटेबल नंबर की अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड it will provide the hybridized orbital to ligand for overlapping and to giving the lone pair of electron। मतलब lone pair of electron ligand आकर के hybridized orbitals में देंगे, ठीक। या फिर वो nd ऑर्बिटल np और ns ऑर्बिटल को मिलाकर के ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे पहले, फिर लिगेंड के साथ वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और यहीं पर ये वाला जो ड्रॉबैक था कि ये सर्टेन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों हैं, ये क्योंकि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट आया वहीं पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के कारण ही शेप होता है, तो वो वाला इनका ड्रॉबैक था या लिमिटेशंस थी वो खत्म हो गई। क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में क्या है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस तरीके का शेप एक्वायर करते हैं, मतलब मैक्सिमम एक दूसरे से, जिससे कि वो दूर दूर रहें, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का कितना संख्या है उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहें, डिस्टेंस पर रहें, तो वो उसी हिसाब से शेप को एक्वायर करते हैं, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 हैं तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जो पॉसिबल शेप है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा 4 में से एक s ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेगी, बाकी जो बची 3 उसमें p3 हो सकता है। यानी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अगर हैं तो 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो sp3 और एक dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो मेटल होगी उसका मीन्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसका शेप होगा इस तरीके से टेट्राहेड्रल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अगर होंगे तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होगा, जो चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री का है। तो एक शेप अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक तो ये शेप पॉसिबल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और शेप पॉसिबल है जो कहलाता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इस कंडीशन में भी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड एंगल बना रही है स्क्वायर प्लेन में, ऐसा ही तो होता है ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया ये। तो स्क्वायर प्लेन में ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ये 4 एटम्स हो गए, बॉन्ड बना रहे हैं, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गई। इस शेप में भी ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में है, यानी कि अगर sp3 मीन्स अगर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उनका शेप या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है इस तरीके का, ठीक है। इसमें ये चारों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और इस कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल है हर बॉन्ड का, इस बॉन्ड का इससे, इसका इससे, इसका इससे, यानी हर बॉन्ड एक दूसरे से 109.5 डिग्री का, यानी सबके बॉन्ड एंगल बराबर बराबर हैं। यहाँ पर देखिए, या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर में भी हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड एंगल बराबर बराबर हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। तो एक तो ये हुआ कि अगर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगी तो 2 शेप पॉसिबल हैं, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी तो टेट्राहेड्रल अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा sp3, लेकिन अगर ये वाला शेप होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा dsp2, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो टेट्राहेड्रल शेप में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, और स्क्वायर प्लेनर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स संख्या में 5 हो। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स संख्या में 5 होंगे तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेंगी कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, जहाँ पे रिपल्सन आपस में मतलब मिनिमम हो। इस तरह से वो एडजस्ट करेंगे कि रिपल्सन मिनिमम हो और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तभी रिपल्सन मिनिमम होगा। तो जब 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ देखिए
ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ये ट्राइगोन बन रहा है, एक ट्राइगोन, ठीक है, ये ट्राइगोन। तो ये ट्राइगोनल शेप में 3 बॉन्ड रहेंगे। ये जो ट्राइगोनल शेप है ये वाला, इसमें 3 बॉन्ड हैं। ये तीनों बॉन्ड आपस में 120 का एंगल बना रहे हैं। यहाँ ये इनका कैसा एंगल है, 120 का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। और ये 2 बॉन्ड, एक ऊपर और एक ये नीचे, ट्राइगोन के, मतलब 3 बॉन्ड इस तरह से रहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रहेंगे, त्रिभुज ट्राइगोन के 3 कोनों पे। मतलब ये अगर ट्राइगोन है तो एक कोने पे ये, एक कोने पे ये और एक कोने पे ये बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये शेप हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। अब उसके ऊपर एक बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड नीचे, ये कहलाया क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अभी बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा और ऊपर वाला नीचे वाला बॉन्ड एंगल, इनके की बात करें तो इनका एंगल 90 डिग्री होगा आपस में एक दूसरे। तो ये वाली शेप कब रहेगी, जब 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी। और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगी, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी कब, जब sp3d यानी एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के हाइब्रिडाइज होंगी तब, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगी तो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगी तो उनमें पार्टिसिपेशन करने वाली कौन कौन ऑर्बिटल होंगी, या तो n-1 की d की 2, ns और np की 3 ऐसे होंगी। यानी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s, 3 p और 2 d, n-1 d की हो सकती हैं तो d2sp3 कहा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो n d की होंगी 2 ऑर्बिटल तो उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो हमारे पास ये शेप अवेलेबल होगी, यानी 4 में से 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होगी ये वाली, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 6 अगर होंगी तो इनमें रिपल्शन मिनिमम हो, इसके लिए वो इस शेप में रहेंगी। ये कौन सा शेप कहलाता है, ये शेप कहलाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल क्यों है ये, इसमें जो 4 बॉन्ड हैं, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये 4 बॉन्ड होते हैं स्क्वायर प्लेन। ये स्क्वायर प्लेनर शेप में 4 बॉन्ड हैं। देखिए आप ध्यान से इनको देखिए, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप में इस तरह से रहते हैं और एक स्क्वायर प्लेन के ऊपर बॉन्ड और एक स्क्वायर प्लेन के नीचे बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाता है। और इस शेप में ये भी 90 डिग्री, ये आपस में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और नीचे वाला बॉन्ड, इन सबके 90 डिग्री में होता है। ऑल बॉन्ड और आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अभी आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट करिए। In the formation of coordination complexes, valence shell of metal undergoes suitable hybridization. Suitable hybridization and make available the required number of hybridized orbitals for ligands
for overlapping and accept electron pairs in dehybridized ऑर्बिटल्स, है ना। और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। अब वो सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है मेटल का? दैट हाइब्रिडाइजेशन में बी मेटल में यूज, कौन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज कर सकती है? N-1d, Ns and Np ऑर्बिटल्स, अथवा Nd, मतलब Nd बाद में लिखेंगे हम, Ns, Np and Nd ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेटल इन ऑर्बिटल्स को यूज कर सकती है, या तो N-1d Ns Np को यूज करेगी, या फिर Ns Np Nd को यूज करेगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है एंड शेप क्या हो सकती है, वो हम लोग लिख लें, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप क्या क्या हो सकती है। तो नीचे थोड़ी जगह कम बची है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तब यानी जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी। हाइब्रिडाइज्ड तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड यहाँ पर लिखेंगे हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स, है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का उस समय शेप क्या होगा। तो अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 हो सकती हैं, अगर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 4 हो सकती हैं। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होगा कैसा, टेट्राहेड्रल, ये वाला शेप, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, हर बॉन्ड एक दूसरे से 109 डिग्री का बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, एंगल बना रहा होगा, है। और दूसरा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप हो रहा होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कौन सा शेप है, ये शेप है। यहाँ पे हर बॉन्ड एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहा है इधर स्क्वायर प्लेन में 90
डिग्री का बनाना है, ठीक है। देन अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या 5 है तो 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5 होगा, तभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 5 ही बनाएगा मेटल। तो 5 बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप, ये देखो टेट्राहेड्रल में शेप कैसे हम ड्रॉ करेंगे? इस तरह से। स्क्वायर प्लेन में शेप कैसे होगा? इस तरह से, ठीक है। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम है A, यहाँ भी A, तो B, ठीक है। इस तरह से 4 B लगेंगे, इस तरह जो भी लिगेंड लगेंगे वो इस तरह से अपीयर होंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो शेप होगा कौन सा होगा? अगेन देख लीजिए, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल शेप है। ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर एक ऊपर और एक नीचे है, तो इसका नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसा रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब इस तरह से रहेगा। ये ट्राइगोन में रहेंगे 3 बॉन्ड, ये A और ये 3 बॉन्ड ट्राइगोन में रहेंगे। एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। थोड़ा ये देखिए, जो 2 बॉन्ड होंगे इसमें भी एक खास बात होती है। जो 2 बॉन्ड होंगे ये वाले, ये एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। दे आर लॉन्गर देन एक्सियल, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। नीचे के जो बॉन्ड है इक्वेटोरियल कहलाते हैं, ऊपर वाले एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। एक्सियल बॉन्ड कंपैरेटिवली इनसे इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़े से बड़े होते हैं, साइज में या लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड क्या कहलाए? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये वाले है ना, ये। और ये बॉन्ड क्या कहलाए? ये बॉन्ड कहलाए एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। एंड एक्सियल बॉन्ड्स इलोंगेटेड, ज्यादा होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड की अपेक्षा इलोंगेटेड होते हैं, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। जब बॉन्ड टूटने की बारी आएगी तो 2 एक्सियल बॉन्ड सबसे पहले टूटेंगे। अगर जैसे सब जो भी है यहाँ पे कंपाउंड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो सकती है d2sp3। जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा तो जो d यूज हो रही होगी वो हो रही होगी n-1 की d यूज हो रही होगी, और ns यूज हो रही होगी, और np यूज हो रही होंगी। इतनी ये ऑर्बिटल यूज हो रही होंगी, ठीक है। ये सब इंटरमिक्स होकर के ये 5 बनाएंगे, मतलब 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और n-1 के d 1, 2, 3 और 1 4 और 2 इसकी 6, टोटल 3 और 1 4 और 2 6 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज, ठीक है। जब सॉरी, इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए था, है ना। चलिए इधर लिख लेते। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी आएगी? ये आएगी 6 आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है 2 तरीके का हो सकता है। अभी हम पहले यहाँ लिख रहे हैं d2sp3। अगर d2sp3 है तो n-1 d
में से 2 ऑर्बिटल्स यूज हो रही होंगी, NS की 1 ऑर्बिटल यूज हो रही होगी और NP की 3 ऑर्बिटल यूज हो रही होंगी। यानी टोटल ऑर्बिटल्स कितनी यूज हुई? 3 और 1 4 और 2 6, यानी 6 ऑर्बिटल्स यूज हो रही हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये जो 6 ऑर्बिटल हैं, इनका शेप क्या होगा? इनका ये शेप होगा, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। ये ऑक्टा यानी स्क्वायर प्लेन के ऊपर और एक नीचे, मतलब 4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेन में है। ये देखो, दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेन में 4 बॉन्ड है। तो इस स्क्वायर प्लेन को अपन ने ऐसा कर दिया, चाहे ऐसा कर दें चाहे ऐसा कर दें। एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसका नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। इसके पैटर्न पे इसका नाम मत बना देना, कई बच्चे ऐसा बना के आ जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ऐसा करके कुछ बना देते हैं, कई बार लिख देते हैं बाइपिरामिडल करके लिख देंगे। ये ध्यान देना, इसकी तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा स्क्वायर पिरामिडल मत बना के आ जाना। इसका नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप है ये वाली, है ना? दिख रही है ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर प्लेन और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ठीक, तो इसका शेप का नाम क्या हो गया? शेप का नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब चलिए, अगर 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, थोड़ा ही सा अंतर है, उसमें भी d2 है इसमें भी d2 है, बट देखने में थोड़ा सा है अंतर, बहुत भारी भरकम है। इधर n-1d ऑर्बिटल यूज हो रही है और sp3d2 में कौन सी यूज होगी? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 6। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2 है अगर, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यूज हो रही होंगी वो nd की 2, यहाँ से शुरू करते हैं, s की 1 यानी ns की 1, np की 3 और nd की 2, टोटल 6। ये 6 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे होंगे और ये चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वही रहेगा। कौन सा? ये स्क्वायर प्लेन में 4 बॉन्ड है, एक, और ये वाला चीज ये बनाए तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, गलत एक भी नहीं माना जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, और चाहे आप इसको ऐसे बनाएं। दोनों सही। यही ऑक्टाहेड्रल शेप आप यहाँ बनाएंगे, है ना? तो भी आपको क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूल्स की शेप किस तरह से होती हैं। चलिए, अब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड के लिए पढ़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एकदम सिंपल है बच्चों, 3 चीजें बस आपको आना चाहिए। एक तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यानी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको याद रखनी चाहिए, मतलब कौन सी है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा, यानी ये चीज इसका एक कमी थी कि कौन सा मेटल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देगा, ये कुछ निश्चित नहीं था, पता नहीं चलता है, फॉर्मूले से कोई पता नहीं चलता है कि कौन सा शेप मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि किस कंपाउंड में मेटल का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, और वो भी चीज एकदम सिंपल है, यानी 2-3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, दूसरा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कि मेटल जब ये वाले लिगेंड के साथ कंबाइंड हो रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में आपको केवल 4 कंपाउंड पढ़ने हैं निकेल के, जो आपके सिलेबस में है अभी 12th में,
वो कौन कौन से हैं कंपाउंड? वो हैं NiCl4, NiCN का होल 4 2 माइनस चार्ज, NiCl4 2 माइनस चार्ज और NiCO का होल 4 कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीजें हैं। एक तो ये याद रखो कि जब भी मेटल कार्बोनिल के साथ होता है तो हमेशा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मेटल इज ऑलवेज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनिल, या हम कहें इन मेटल कार्बोनिल। ये मेटल कार्बोनिल है, तो कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा, Ni की जगह CO होगा, Fe होगा, सब में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। एक आध रेयर एक्सेप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, बट अभी आपको कोई एक्सेप्शन ऐसा कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, यानी जब भी आपने मेटल कार्बोनिल देखा तो आप समझ जाओ कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, पहली बात। दूसरे कंपाउंड में आप कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें और इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं। वैसे पहले आप निकाल चुके हैं, फिर भी चलिए हम बताते हैं। NiCN होल 4 2 माइनस में कैसे निकालेंगे आप? Ni प्लस 4Cn इक्वल टू -2, यानी इसको और इसको मिला के -2 चार्ज आ रहा है, तो हमने ऐसे लिखा। अब निकेल का हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 4 इंटू -4 -1, Cn पे एक माइनस चार्ज होता है, इक्वल टू -2, यानी Ni इक्वल टू क्या हो गया, -2, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा पलट के, तो हो गया प्लस का, तो Ni यहाँ पे क्या हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इस तरह से हम निकेल का ऑक्सीडेशन या किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ये हमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही इसमें देखो NiCl4 2 माइनस चार्ज पर हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? Ni प्लस 4Cl इक्वल टू -2, Ni प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि एक Cl पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -2, Ni इक्वल टू ये -4 उधर जाएगा, तो -2 प्लस 4, तो Ni यहाँ पर आ गया कौन सा, Ni आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इस तरह से हम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्विक निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जैसे निकेल का एटॉमिक नंबर क्या है, निकेल का एटॉमिक नंबर है 28 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या हो गया, आर्गन, और आर्गन के बाद 4 ये वाला इलेक्ट्रॉन 4s2, ये वाला 3d8 उसमें चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और क्या ध्यान रखना है, अगर आपको अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज करनी है तो 3d 4s और 4p बनाओगे जब भी डायग्राम बना रहे हो बैलेंस बॉन्ड का। ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं पता है अगर आप इनमें से अगर आपको कोई भी चीज पता नहीं है तो आप नोट लगा लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, अगर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, d ऑर्बिटल 3d बनाओगे, यानी जो डायग्राम ऐसे बक्से बक्से करके हम बनाते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मेन यही होता है। तो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन से बक्से का डायग्राम बनाएं। ये बॉक्स हो गया ना ऑर्बिटल, तो कौन सा बनाएंगे, तो अगर अंदर वाली d ऑर्बिटल है, अंदर वाली मतलब है n-1 है, तो आप क्या क्या बनाओगे, 3d बनाओगे, फिर ns मतलब 4s बनाओगे, और फिर यहाँ पर 4p बनाओगे अगर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, सॉरी हम 4 की बात कर रहे थे, पर ये कॉमन चीजें हैं जो हम एक साथ बताई दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप ध्यान रखो कि आपको कौन से बक्से बनाने हैं, 3d तो बनानी, क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3d2 का मतलब क्या हुआ, d कौन सी बनेगी, nd बनेगी, यानी 4s बनेगी उस समय, 4p बनेगी उस समय, और 4d बनेगी। ठीक, और 3d जहां थी वो अपनी जगह रहेगी, यानी तब इतने बक्से बनेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो D यहाँ से यानी n-1 की D S और P बनेगा। अगर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन है तो D2 मतलब बाद वाली D मतलब ND, यानी 4s 4p 4d, और ये वाली कौन सी हो गई 3d, मतलब इतने सारे ये ऑर्बिटल बनेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो गाड़ी यही पटक जाती थी कि कौन सा वाला बॉक्स बनना है, मतलब 3D बनना है कि नहीं बनना, 4D बनना नहीं बनना, ऐसा करके कंफ्यूजन में रहते थे। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कभी इसके ऊपर माइनस चार्ज है, कभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मुझे बहुत परेशान करती थी। अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोई भी चार्ज बना रहे हैं आप निकाल लेंगे। अभी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 6 वाले पढ़ेंगे तो किसी वही कोबाल्ट के साथ कोई लिगेंड है तो वहां पे स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज है, वहीं कोबाल्ट के साथ लिगेंड है तो स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। अगर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट यानी क्लियर नहीं है तो आपको यहीं पे परेशानी होती है, गाड़ी यहीं अटकती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन 3 को। अब इन 3 में किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, किसी की dsp2 है। समस्या ये है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर देख के या नाम देख के निकाल नहीं सकते, मतलब कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है कि ये वाला मेटल है तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देगा। तीनों ही कंपाउंड निकल के हैं लेकिन तीनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के हैं, तो हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। अब याद करने का तरीका तो ये है कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब मुझे नहीं पता था, मैंने शुरू में सीखा था आपकी तरह, तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसका dsp2 किसका है याद नहीं रहता, sp3 किसका है याद नहीं रहता। अभी याद करने का तरीका यह है, इसमें देखो लिगेंड है कौन कौन से हैं। एक लिगेंड है निकेल के साथ Cl, ये लिगेंड है निकेल के साथ Cn, और ये लिगेंड है निकेल के साथ CO। अगर Cl Cn CO को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, अल्फाबेटिक में, तो पहले Cl आएगा, फिर Cn आएगा, फिर CO आएगा। तो बस ये याद रखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो। बीच वाले में dsp2 है, यानी फिर आपको थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएगा कि Cn के साथ निकेल का dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी यहाँ sp3 है, यहाँ बीच वाले में dsp2 है और यहाँ sp3 है। धीरे धीरे थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस में आपको ये भी याद रह जाएगा कि जो निकेल है वो Cn के साथ बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और मेटल का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अगर ये चीजें आपको याद हैं तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन हैं आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए हम लेते हैं NiCl4 2- और लेते हैं NiCN4 2-। ठीक है, पहले NiCl4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि NiCl4 का फॉर्मेशन डिस्कस करिए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए और इसका शेप बताइए क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो NiCl4 को फॉर्मेशन कैसे डिस्कस करेंगे, वही बताएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है और किस तरह से बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ NiCl4। तीन चीजें आपके दिमाग में है कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी पहले निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 28 है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकेल का, यही लिख लेते हैं। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 28 है, इसका मतलब हुआ 3 मतलब आर्गन, और आर्गन के बाद 3D में 8 एंड 4s2। ठीक, 4s2 है, इसके पास 4p है और इसके पास 4d भी है। है, लेकिन अभी इसकी ये खाली है। ठीक है, लेकिन आपको डायग्राम किसका किसका बनाना है,
आप पहले सोच लो हाइब्रिडाइजेशन क्या कराना है। हाइब्रिडाइजेशन आपको याद है, दिमाग में है, मन में सोच लो क्या हाइब्रिडाइजेशन कराना है। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन कराना है, यानी आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए P चाहिए और S चाहिए। जैसे आप बाजार में जाते हो ना, घर से सोच करके जाते हो हमें ये सब्जी लानी है, उसी सब्जी की दुकान पर जाते हो, ऐसे ही पहले सोच लो कि हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराना है। अगर भूल जाओ तो लिख लो, निकल के 3 ही आपने पढ़े हैं, Cl, Cn, Co, sp3, dsp2, sp3, ये रफ वर्क कर लो। करने के बाद आपने sp3 निकालना, मतलब आपने सोच लिया कि हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3 कराना है। चलिए ठीक है, यानी आपको केवल इतनी ड्रॉ करनी है, 3D, 4S और 4P ड्रॉ करनी है, 4D ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं निकल इन ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट का निकल हुआ, या हम कह सकते हैं ऑर्बिटल्स इन निकल। 3D बनाएंगे, 1 2 3 4 5 बन गई 3D, फिर 4S और ये 4, ऊपर लिख देते हैं हम इसको 3D 4S 4P। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? डी में 8 हैं, 8 भर दीजिए। ये वो आपने रफ वर्क पहले ही से कर रखा है, तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 4S में कितने भरने हैं? 2। 4P खाली है तो खाली बना लेंगे। अब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप रफ वर्क करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो निकिल को आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर लीजिए। तो निकिल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप लिख लीजिए ऑर्बिटल्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब निकिल ऑर्बिटल्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑर्बिटल। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 11th में आपको सिखाया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे बाहर वाली शेल से जाएंगे, यानी सबसे बाहर कौन सी शेल है? 4th शेल है, तो 4th में से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सिचुएशन क्या बन गई? 3D 4s खाली हो गई और 4p भी इसकी खाली है। ठीक, चलिए अभी इलेक्ट्रॉन भरना है हमको इस पे। ठीक, 3D में भर दीजिए। 1 2 3 4 5 और 1 6 और 7 और 1 8, ये खाली हो गई। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है? sp3 कराना है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना है वो वाला ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे S खाली है, P भी खाली है, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे बना देंगे अभी कौन सा वाला हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड Ni2+ आयन। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो हम ऐसे जैसे बना है वैसे ही बना देंगे, दिखा देंगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। एक तरीका ये है कि आप 4 ऑर्बिटल मिलाकर के बना दो और 4 वो खींच दो, और एक तरीका ये है कि इसको अलग बनाया, इसको अलग बनाया, ऐसे ही बना रहने दो और दिखा दो कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। पहले इसको बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ क्योंकि हमें S, P और D चाहिए थी, तो sp3D हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो हम ऐसे इसको दिखा देंगे एक दूसरे। आप भी एग्जाम में इसी तरह से करिए, इस तरह से पेन ले जाइए और इस तरह से इसको घेर करके, मतलब ये घेर के अंदर है जो, ये हो गई हमारी 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो 4 निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ऑर्बिटल? 1s और 3p, 1s और 3p, टोटल कितनी आई? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनी
तो हमने ये लिख दी 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इतना काम हो गया। जब भी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि इतना काम करने का, ये सब पूरी व्यवस्था लगाने का काम किसका है? मेटल का है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसको कंपैरिजन कर लो। आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपकी सब जिम्मेदारी होती है ना घर की साफ सफाई करने की। मेहमान आकर के कहाँ रहेंगे, किस कमरे में रहेंगे, उस कमरे को खाली करना है, साफ सफाई करनी है। वो खाली कमरे में मेहमान आएंगे, अपना अटैची बक्सा रखेंगे और रहेंगे। बस यही सेम टू सेम ऐसा होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। मेटल के घर में कौन से मेहमान आ रहे हैं? लिगेंड्स आ रहे हैं। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? उतने बॉक्स यानी उतने ऑर्बिटल्स खाली कराने की जिम्मेदारी और हाइब्रिडाइज करके मतलब साफ सुथरा करके, जैसे आप घर को साफ सुथरा करते हो वैसे मेटल क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को खाली करते हैं और मतलब ऑर्बिटल्स को खाली करते हैं जो भी सुटेबल उनको चाहिए वो, और उनको हाइब्रिडाइजेशन करा करके और इस तरह से रख लेते हैं। अब लिगेंड आएंगे, वो ये लिगेंड यहाँ पर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। मेटल की इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया, दोबारा ये डायग्राम बनाने के बजाय हम बस यहाँ पर सीधा ऐसे ही लिख देते हैं कि NiCl4 कॉम्प्लेक्स। अब 4 Cl जब आएंगे तो वो 4 Cl यहाँ पर इसको आकर के इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो वो 4 Cl ठीक, ये आ गए 4 गेस्ट आ गए मेटल के घर में, और चारों के हाथ में एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक, सब अपना 2-2 सामान ला करके यहाँ रख दिए। बन गया ठीक, सिंपल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बन गया NiCl4। अभी इसका शेप क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो sp3 में शेप क्या होता है? अभी आपको बताया था शेप क्या होगा? Ni टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा था? sp3 हो रहा था। तो Ni और Cl बना देंगे। ये हो गया शेप कौन सा? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया अगर मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछा जाता है? टेट्राहेड्रल हो गया शेप। मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया इसका कैसा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कैसा होगा यार? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इसी के एक और साथी का, यानी NiCl4 को कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें से हम थोड़ा सा ये रफ वर्क मिटा देते हैं, और इसको नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि अभी हम उसके फॉर्मेशन से इसके फॉर्मेशन का कंपैरिजन करेंगे। ये जो हेडिंग डाली थी इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी हमें जगह मिल जाएगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। एक तो यही आ गया कि हाउ NiCl4 यानी इसका फॉर्मेशन डिस्कस करिए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, शेप बताइए। तो आप यही स्टेप बता देंगे कि निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, देन निकेल 2+ आयन हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कौन सा करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4 बनेंगी, उन 4 में 4 Cl आकर के ओवरलैप करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ निकेल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, सो दे विल फॉर्म sp3 मीन्स 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, सो दे विल फॉर्म टेट्राहेड्रल शेप। एंड ज्योमेट्री एंड शेप दोनों टेट्राहेड्रल ही होंगे क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड बन रहे हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया? सिंस इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ NiCl Cn है ना, Cn पर 4 2 - चार्ज। थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ये चीज गलत लिखी है, इसको थोड़ा ठीक करिए। एग्जैक्ट कैसा लिखना चाहिए? NiCl4 पर 2 - चार्ज ऐसा लिखना चाहिए।
तो ऐसा आप कर लीजिए उसको सुधार करके। तो सबसे पहले स्टेप हमारे वही रहेंगे, निकल इन ग्राउंड स्टेट। अभी आप नया नया बना रहे हो इसलिए हमने पूरा बना रहे हैं। जब परीक्षा में आएगा, एग्जाम में आएगा और इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, तो दोनों का सिर्फ लास्ट वाला डायग्राम, ये थर्ड बना दोगे, मतलब इतना बनाने का टाइम बचा सकते हो। वो कैसे कब होगा वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो निकल इन ग्राउंड स्टेट बनाया हमने, तो पहले मन में सोच लिया कि निकल का वही ऑक्सीडेशन मतलब 28 है, 28 मतलब 3D 8 4s2 और sp कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना है यहाँ लिख करके देख लिया हमने। कैसे लिख लिया, रफ कर लिया, Cl Cn और CO। निकल का Cl के साथ sp3 है, Cn के साथ dsp2 है और इससे CO के साथ sp3 है। मतलब आप बना रहे हो Cn के साथ, तो आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कराना है, dsp2 कराना है। यानी क्या क्या बनाने पड़ेंगे, n-1d बनाओगे, ns और np बनाओगे, समझ गए। यानी 3d 4s एंड 4p बनाना है बक्से में। तो निकल इन ग्राउंड स्टेट 3d फिर 4s एंड फिर 4p। चलिए लिख दीजिए ऊपर 3d 4s 4p। इलेक्ट्रॉन भी भर दीजिए अकॉर्डिंगली। ऐसे भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 4s में भर दिया ये, ठीक। अब निकल इन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेज में है कैलकुलेट कर लीजिए। अभी आपने कैलकुलेट किया था, +2 में आया था। तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑर्बिटल्स इन निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑर्बिटल्स इन Ni+2 ऐसे लिख सकते हो। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्बिटल्स इन Ni+2। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया तरीका, इसके बजाय ऐसा लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑर्बिटल्स इन निकल इन ग्राउंड स्टेट है। चलिए बना दीजिए। +2 बनाना है तो 2 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बना दीजिए अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। अब मेटल को व्यवस्था करनी है। इलेक्ट्रॉन यानी मेहमान आकर के कहाँ रहेंगे, गेस्ट आकर के कहाँ रहेंगे। गेस्ट को चाहिए 1 d 1 s और 2 p, ठीक है। यानी ये मेटल की जिम्मेदारी है कि d ऑर्बिटल गेस्ट के लिए खाली होने चाहिए। गेस्ट मतलब लिगेंड के लिए खाली होने चाहिए, क्योंकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कराना है। ये मेटल के पास जैसे होटल की बुकिंग होती है ना, कोई जाता है कहीं, आपके घर में कोई आता है तो आपको चिंता रहती है गेस्ट को कहाँ रुकाना है, वैसे ही तो मेटल की जिम्मेदारी है कि वो एक d ऑर्बिटल खाली कराए, क्योंकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होना है। तो d ऑर्बिटल खाली कैसे कराएंगे। देन नेक्स्ट हो गया कौन सा, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड Ni2+, ठीक है। या हम यहीं पे थोड़ा सा जगह बना करके लिखेंगे तो एक लाइन में ये सब चीजें आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख देंगे ऑर्बिटल्स इन dsp2 हाइब्रिडाइज्ड Ni2+, मतलब यहीं पे लिख दिया हमने Ni2+। अच्छा बच्चों, डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखिए, आप लोग क्या करते हो, भले अभी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, पर कई बार मैं बच्चों को टोकती हूँ, ऐसा सामने देखने के बावजूद भी ये यहाँ बनाई ऑर्बिटल, अगले में मतलब यहाँ ऐसी बनाई, दूसरे में यहाँ बना देंगे d ऑर्बिटल, तीसरे में वहाँ बना देंगे। ऐसे नहीं करना है, जहाँ आपने 4d लिखा है उसी के नीचे बनाएंगे d ऑर्बिटल, यहाँ 4s बनाएंगे, यहाँ 4p बनाएंगे। देखिए आप क्या सीख रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड वर्क से बच्चों को यही सीखना चाहिए कि टीचर ने कैसा लिखा है वैसे वैसे हम लिखें, ठीक है ना। देखिए जो चीज जिसके नीचे है वही। अब यहाँ ये डबल लाइन हो गई, ये डबल नहीं होनी चाहिए। आपका कॉपी का पेज पूरा रहेगा ना आपको, तो उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दूर से लिखना चालू कर देंगे, तो आपकी ये डबल जो रिपीट हो रही है वो नहीं होगी, एकदम और साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए वर्क आपको करना कैसे है कॉपी में, ठीक। तो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड निकल है, d ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए, d ऑर्बिटल खाली चाहिए तो कैसे होगी भाई। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई खास वाला आता है,
तो फिर क्या करते हैं, आपका कमरा खाली करा दिया जाता है, जाओ बेटा दादी के कमरे में जाओ, वहां पे जाकर के सो जाना, 2 दिन के लिए वहां रहो, जब तक मेहमान रह रहे हैं तुमको दादी के साथ रहना है ना। बस ये इलेक्ट्रॉन अपनी दादी के साथ शिफ्ट हो जाएगा इधर बाजू में, है ना, बाजू वाले कमरे में। ये थे पहले से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ऐसा, ठीक, ये कमरा खाली हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका कराना था, DsP2, तो यहाँ पे हम इस तरह से घेर देंगे ऐसे, ये हो गई ये, ठीक, एक DsP2, 2 P हो गई, इसको हम ऐसे डाल देंगे 4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अब एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गई, इसको भी लिख देंगे 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये भी लिख दिया हमने, ठीक। मेहमान के आने की तैयारी हो गई, गेस्ट आएंगे, अब गेस्ट के लिए पूरी तैयारी हो गई, साफ सफाई हो गई, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया एकदम। अब गेस्ट आएंगे कौन से, Cn आएंगे, तो यहाँ पे क्या बना, NiCN का होल 4 2 माइनस चार्ज, तो 4 Cn आएंगे यहाँ पर, चार ही बनाने हैं ना, ये एक Cn, एक Cn, एक Cn और एक, गिन भी लो, ऐसा ना हो कि जल्दी में ज्यादा बना दिए। ये 4 Cn आ गए, हर गेस्ट के हाथ में एक अटैची एक बैग, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग, एक एक सबके पास में 2-2 सामान है, 2-2 सामान क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है सबके पास में, ठीक है। ये यहाँ रख दिया और यहाँ पर अब ये आराम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ये बन गया। अब इसका शेप की बात आई, तो शेप कैसा रहेगा, इसका शेप रहेगा कैसा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसा शेप होता है, इसका प्लेनर शेप होता है, तो NiCN CN CN CN, और इस तरह से ब्रैकेट में घेर करके 2 माइनस चार्ज लगा देंगे। बच्चों ये चीज अपन यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी इसके पास ऊपर चार्ज है, तो इसको ब्रैकेट में घेर करके 2 माइनस चार्ज, अब ये ज्यादा सही है, दैट इज करेक्ट, ये ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि NiCN4 का फॉर्मेशन बताइए, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन बता दिए, और शेप क्या बता दिया, शेप आपने बता दिया, इसका शेप क्या है, शेप लिख दिया आपने, शेप कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी आपको पता है, आपने याद कर रखा है, DsP2 है, और मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है, ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये आपको इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन आ गया, अलग अलग आया तो ये आ गया कि भाई ऐसा है। अब देखो, कोई ऐसे भी आपसे पूछ सकता था कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी -2 है, और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी -2 है, यानी दोनों कंपाउंड में NiCl4 2 माइनस में, NiCN4 2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज +2, बट ये वाला कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक एंड ये वाला कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, क्यों है, वाई, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। और एक चीज है थोड़ा सा यहाँ पे, जो आप शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं उसको दिखा देंगे, कैसे दिखा देंगे, जैसे यहाँ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है आपने, तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा दिखाएंगे, कैसे, ऐसे दिखाएंगे ऐसे, और यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख देंगे शिफ्टिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देंगे, शिफ्टिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ऐसे यही लिख देंगे, डी इलेक्ट्रॉन,
ठीक, या थोड़ा और इधर से लिखते तो लिख देते शिफ्टिंग ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन, एक डी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, तो वो चीज यहाँ पर और हम शो कर देंगे कि शिफ्टिंग ऑफ 1d इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया कि यहाँ पे देखो, अभी मैं अब इसको मिटा रही हूँ। यहाँ पे एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, पॉसिबिलिटी कम है कि फॉर्मेशन डिस्कस करिए, आप आराम से कर देंगे। क्वेश्चन रीजनिंग का बन गया वहाँ पे, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन ये हुआ कि इन NiCl4 2 N NiCN4 2 nickel is present in +2 oxidation state, but NiCl4 2 shows paramagnetic behavior of 2 electron and NiCN4 is diamagnetic। यह सीधा सा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक है लेकिन NiCN4 डायमैग्नेटिक क्यों है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन हो गया। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया तो कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि एक्सप्लेन व्हाई विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 NiCl4 2 is paramagnetic and NiCN4 2 is डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई NiCl4 2 is tetrahedral but NiCN4 2 is square planar while in both the compounds nickel has कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और वाइस वर्सा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके लिए, इनके जवाब आप लिखेंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आया कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, तो इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे पहली बार बना रहे हैं तो आपको ग्राउंड स्टेट भी बनाइए, +2 भी बनाइए, ये भी बनाइए। फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। इसका ये बना दो या फिर ये वाला पहला वाला छोड़ दो, इतना बना दो और यहाँ पे दिखा दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसीलिए मतलब इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में यानी 3d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए बाद में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, इसलिए d और मतलब 3d में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये बताना है आपको कि यहाँ पर निकिल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है
इसमें निकल DsP2 हाइब्रिडाइज है और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आप ये और ये दोनों डायग्राम बनाइए। यहाँ पे शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं है तो यहाँ पे आप केवल ये तीसरा वाला डायग्राम बना दीजिए, ये 2 डायग्राम बना दीजिए और एक्सप्लेन कर दीजिए अपनी कहानी। ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, फटाफट डायग्राम बनाया और एक्सप्लेन कर दिया। 1 या 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा में आएगा नहीं, तो उतना ही लिखना है, ठीक है। अगर शेप का पूछा जाए तब भी वही बात आप लिखेंगे कि ये sp3 है, वो DsP2 है, इसलिए ऐसा है। तो sp3 है और ये DsP2 है, तो फिर डायरेक्ट ये वाला बना दो। या चाहो तो इसमें चूंकि शिफ्टिंग दिखा रहे हो तो ये बता दो, या फिर थोड़ा और रिफाइंड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो क्या करता है कि पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 3D में। शिफ्टिंग तभी होगी जब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये वाली पेयरिंग तभी होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड ना याद रहे तो ऐसे पेयरिंग जहाँ हो रही है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो रही है वो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, हो गया। तो ये हुआ। अब आया कौन सा वाला, निकिल का एक और बचा ना, NiCO4। तो NiCO4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो क्या क्या चीजें हमने आपको बताई थी याद रखनी है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना है और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है या निकालना आना चाहिए, है ना। तो NiCO4 की जब हम बात करेंगे, NiCO4, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है और आपको ये पता है कि मेटल कार्बोनिल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 होगी। और निकिल 28 ये रफ वर्क है आपका, है ना, निकिल 28, तो ये क्या हो गया, आर्गन के बाद 3D8 एंड 4s2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, फटाफट यहाँ पर रफ वर्क कर लो, Cl, Cn और CO, sp3 DsP2 sp3, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाना है आपको, sp3 बनाना है। sp3 बनाना है तो यानी S बनानी पड़ेगी और P बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, निकिल इन, यानी ऐसे लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स इन निकिल इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या क्या बनानी है आपको, 3D 4s 4, 3D 4s 4, ठीक। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3D में 8 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4s में 2 भर दिए, हो गया। अब निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो बनाना है। तो निकिल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चाहो तो बनाओ, नहीं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ऑर्बिटल्स इन निकिल इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये नहीं है, तो ये दोनों बातें एक ही हो गई, दोबारा मैं नहीं बना रही हूँ, बस लिख भर दिया है, ठीक है। तो निकिल ग्राउंड स्टेट में जो होगा वही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, तो मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना था, हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है sp3, यानी जो गेस्ट आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, उनको चाहिए एक s ऑर्बिटल खाली, 3 p ऑर्बिटल खाली चाहिए। यानी ये मेटल की जिम्मेदारी है कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल खाली करवाए और हाइब्रिडाइजेशन करके रखे। तो ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा इसके पास व्यवस्था, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, दादी बाबा के कमरे में चले जाएंगे, हैं, एक दादी कमरे में एक बाबा कमरे में, ठीक है। चलिए, क्या हो गया, कौन सा हाइब्रिडाइज,
sp3 hybridized Ni, ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड निकल, है ना। ऑर्बिटल्स इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड Ni, ठीक, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कुछ नहीं लिखेंगे, है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा दीजिए। एक एक पहले से था, एक एक यहाँ शिफ्ट होके आ गया, ठीक, जो शिफ्ट होके आ गया वहां पे हम लिख भी देंगे। एक यहाँ शिफ्ट होके आया, एक यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो लिख दीजिए शिफ्टिंग ऑफ दो टू 4s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये और लेबलिंग कर दी हमने। ये चारों इंटरमिक्स हो गए। ये बाहर जो हमने चार नीले कलर से खींच दिया, इसका मतलब कि ये चारों इंटरमिक्स हो गए, ठीक है, इंटरमिक्स हो गए यानी हाइब्रिडाइज हो गए। तो ये क्या है, ये है 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। देन अब क्या है, तैयारी हो गई गेस्ट के आने के लिए, पूरी साफ सफाई हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रूम भी खाली हो गए। अब गेस्ट आएंगे तो अब क्या होगा, NiCO4, तो यहीं पर हम CO बना देंगे, 4 लिगेंड, CO 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 CO। एक मेहमान के हाथ में यानी एक गेस्ट के हाथ में क्या है, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग, एक अटैची एक बैग बन गया, ठीक है, NiCO4। अगर शेप की बात करें तो शेप कैसा होगा इसका, शेप कैसा होना चाहिए, Ni टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, ठीक। ये शेप कैसा हो गया, शेप हो गया टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया, डाईमैग्नेटिक। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर थोड़ा हाई लेवल की यानी हॉट टाइप की यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई तो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है यहीं पर कि इन NiCO4 and NiCl4 2- both are tetrahedral, मतलब hybridization of nickel in both the compound is sp3. Hybridization of nickel in both the compound is sp3, but NiCl4 is paramagnetic and NiCO4 is diamagnetic. Why? समझ गए क्या क्वेश्चन हो गया, NiCl4 2- N, मतलब क्वेश्चन हो गया इन NiCl4 2- and NiCO4 both compounds nickel is using sp3 hybridization, but
NiCl4 2 minus is paramagnetic and NiCO4 is डाईमैग्नेटिक वाई। ये हो गया क्वेश्चन। तो बताना है आपको रीजन। तो रीजन क्या बताओगे कि यहाँ पर पहले इसकी बात करो कि इस कंपाउंड में निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड इन 3d। So electrons are paired in 3d, यानी all electrons are, यानी all orbitals of 3d are having paired electrons, so it is diamagnetic. While in NiCl4 2 minus, इसकी क्या बात बताओगे कि निकल is in +2 oxidation state, so no shifting of 4s electron, इसीलिए in NiCl4 2 unpaired electrons are present in 3d subshell, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है और वो पैरामैग्नेटिक है। तो जब डायग्राम बनाओगे इसका शिफ्टिंग वाला दिखाते हुए, मतलब ये सब पूरा दिखाते हुए डायग्राम, ये सब पूरा दिखाते हुए बनाओगे, तभी तो आपका इम्प्रेसिव होगा कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और उसमें सिर्फ लास्ट वाला बना दो, मतलब ये वाला बना दो उसमें NiCl4 2 माइनस का, क्योंकि वहां पे आपको शिफ्टिंग नहीं दिखानी है, तो सीधे लास्ट वाला बना दो, या चाहो तो Ni2+ का बना दो और फिर वो बना दो। और यहाँ नीचे रिमार्क लगा दो कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन, इसीलिए डायमैग्नेटिक है। उसके नीचे रिमार्क लगा, दोनों ऐसे आजू बाजू बना दो, जैसे मैंने अभी बनाया, आधे पेज में ये, आधे पेज में वो, दोनों को बना दिया आजू बाजू, और इसके नीचे इसका रिमार्क लगा दिया कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, उसके नीचे उसका रिमार्क लगा दिया कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन वहाँ पे और 1 क्वेश्चन ये दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो ये 4 क्वेश्चन आप मुझे आंसर लिख करके सेंड करेंगे।